दंगल 2019 लोकसभा के चुनाव 188 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये 188 सीट क्या कहती हैं या लोकसभा की तमाम सीटें क्या कहती हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में तैर रहे हैं। हालांकि एक शख्सियत है जिनके बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि अगर इस केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसी ने किया है, देश भर में अगर काम किसी ने किया और सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी के काम की होती है तो वो होती है नितिन गडकरी साहब की, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। उनकी लोकसभा नागपुर में हम मौजूद हैं, जहां पर कि मतदान खत्म हो चुका है। थोड़ा रिलैक्स मूड में भी हैं गडकरी साहब, लेकिन उनसे पूछते हैं कि आखिर 2019 लोकसभा के मायने क्या हैं। गडकरी साहब, आपका लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान हो चुका है। क्या माना जाए कि नागपुर की जनता ने आपके बारे में क्या सोचा, या कह सकते हैं कि मुद्दों के आधार पर नागपुर क्या कहता है? देखिए, 2014 का चुनाव जो था वो मेरा पहला चुनाव था जी। उसके पहले मैं महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री था, तब नागपुर में कुछ काम करने का मौका मुझे मिला था जी। पर 2014 के पहले ऐसा कोई काम तो नहीं था जो मैंने किया था। तो 2014 से लेकर 2019 तक इस 5 साल में मैंने नागपुर में 70,000 करोड़ के काम किए हैं। 20,000 करोड़ की मेट्रो है जिसका काम शुरू हुआ है, 2,000 करोड़ का एम्स है, 2,000 करोड़ का एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ है, 1,200 करोड़ का एक मल्टी मॉडल हब स्टेशन बन रहा है, और 16,000 करोड़ के ब्रिजेस, रोड, कंक्रीट रोड बने हुए हैं। 350 खेलने के स्टेडियम बना रहे हैं। 450 करोड़ की सिम्बोसिस की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी नागपुर में आई है। तो नागपुर में IIIT आया है, IIM आया है, लॉ यूनिवर्सिटी आई है। तो नागपुर ये एजुकेशन से हिसाब से अभी 350 खेलने के स्टेडियम बना रहा हूँ। तो नागपुर का जो चौफेर विकास हुआ और जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, उसी के आधार पर और अपने काम के आधार पर मैंने लोगों को वोट मांगे। आपने कहा कि काम के आधार पर जो विकास किया, जो नागपुर में आपने योजना लेकर आए, उसके आधार पर नागपुर की जनता ने आपको वोट दिया। लेकिन देश में एक चर्चा चलती है, चर्चा ये चलती है कि अकेले विकास से वोट नहीं मिलता, क्षेत्रवाद, जातिवाद हकीकत है इस देश का। क्या वाकई है? आपने ये महसूस किया इस चुनाव में? देखिए, एक बात तो सच है कि जातीयवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद का तो इस समय नहीं दिखा, पर ये दोनों का जम के उपयोग किया गया। विशेष रूप से हमारे विरोधकों ने दलित और मुस्लिम समाज के मन में भय पैदा किया। भय, फियर। किस बात का भय? इस बात का पैदा किया, मुसलमानों को कहा गया कि ये बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरोध में है, आपको कटवा देंगी, पाकिस्तान भिजवा देंगी, दंगे फसाद करेगी, ये जातिवादी है, सांप्रदायिक है। दलितों को कहा गया कि जबकि 80 बार घटना बदली गई है, पर ये सरकार बाबा साहब की घटना बदलेंगे, झूठ कहा गया। और इस झूठ के आधार पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ट्राइबल के मन में भी इस प्रकार की असुरक्षा पैदा की, और ये पूरी तरह झूठ थी। और इस प्रयासों से ये प्रयास किया गया कि उनके मन में डर पैदा हो, और ये सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर घोल घोल के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने ये चुनाव लड़ा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारा लोकतंत्र जो है वो प्रगल्भ है, और लोकतंत्र में जो निर्णय है वो जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर नहीं होने चाहिए। निर्णय परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। कितनी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, कितना अच्छा कार्य किया है, परफॉर्मेंस कितना है, देश के लिए कितना फ़ायदा हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए कैसा सरकार ने काम किया है, इन आधार पर जब राजनीति चलेगी तो एक प्रकार से राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि दुर्भाग्य है इस देश का कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती नहीं होती है? वो अपने घोषणा पत्र में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जनता के सामने ये कहती ज़रूर है कि हम जात पात की राजनीति करते नहीं हैं, हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो करती वही हैं। चुनावी सभाएं इसका उदाहरण है। ये 2019 का चुनाव उदाहरण कुछ प्रमाण में सच्चाई है, और दुर्भाग्यवश जात, पंथ, धर्म और भाषा, इसके आधार पर जो राजनीति होती है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, आपकी पार्टी भी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये जो जातिवाद की राजनीति कोई भी करे, ये लोकतंत्र के अच्छी नहीं है। और इसका कारण पार्टियां नहीं है, इसका कारण जनता है। आखिर जनता अगर अपने निर्णयों को अगर जात और संप्रदाय के आधार पर निर्णय करती है तो राजनीतिक पार्टियां करेगी।
जिस दिन जनता अपना निर्णय कार्यक्षमता के आधार पर, कार्य के आधार पर, पॉलिसीज़ के आधार पर, देश के हित में, देश की सुरक्षा का देखकर मतदान करेगी तो उसके आधार पर होगी। क्या आपने नागपुर में भी ये महसूस किया? क्योंकि इस बार जो नाना पटोले उसमें कहा गया कि वो जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर वोट मांग रहे थे, विकास परे हो गया था। उन्होंने जातिवाद का पूरा उपयोग किया, पर नागपुर की जनता ने उनको जाति के आधार पर वोट नहीं दिया। ये चुनाव के बाद आपके ध्यान में आएगा। पर यहाँ जातीयवाद का उन्होंने भरपेट व्यापार किया। एक तरफ कहते हैं कि जातिवादी हटाओ, सांप्रदायिकता को हटाओ, दूसरी ओर कहते हैं कि बीजेपी सबसे जातिवादी पार्टी है और कांग्रेस पुरोगामी और लोकतंत्रवादी पार्टी है, और वो खुद पूरा जातीयवाद का उपयोग करके चुनाव लड़े। खैर, ये होता है, जनता की अदालत में इसका उचित निर्णय होगा। नितिन जी, आपकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टी हो, आपके समर्थक हों, आपके विरोधी हों, हर कोई आपके व्यवहार का कायल है, आपके काम करने के अंदाज का कायल है। इसलिए कहा जाता है कि इनसिक्योरिटी मानवीय स्वभाव है। और पूरे देश में एक चर्चा ये चल रही है, महाराष्ट्र में भी है, नागपुर में भी है, कि अपने ही कुछ लोगों ने आपके लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं किया, ये पूरा गॉसिप है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा काम किया और पूरी मेहनत से, परिश्रम से काम किया है, और चुनाव के रिजल्ट में ये सब बात बाहर आएगी, उसमें कोई। मोदी जी पिछली बार भी नहीं आए और इस बार भी नहीं आए, जबकि अब की बार मोदी सरकार। नहीं, बीच में आके गए थे जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, और यहाँ वो मोदी जी 582 कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जगह तो जा नहीं सकते। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है उनकी? नहीं, मेरे को ज़रूरत की बात नहीं, आखिर उनकी भी अपनी मर्यादा है ना, कि वो आखिर देश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं सकते। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत है, जहाँ चुनाव जीत सकते हैं, वहाँ जाने की उन्होंने आवश्यकता भी नहीं है। जहाँ बॉर्डर लाइन पर है, वहाँ उनके जाने से जीत का फ़ायदा हो सकता है, वहाँ वो गए हैं, अच्छी बात है। आपने एक चीज़ देखी कि चुनाव आयोग पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लोग उठा रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है, बहुत निम्न स्तर की बयानबाजी हो रही है, और चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब उठा रहे हैं। तो क्या इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के बयान और ये कह देना कि चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है, ये क्या है? देखिए, विशेष रूप से आजम खान जी का जो स्टेटमेंट है महिलाओं के बारे में, वो बहुत ही लज्जास्पद है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ऐसे गंदे स्टेटमेंट देने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग गलत बोलते हैं, गलत बात का इस्तेमाल करते हैं, जो जातीय और सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस देकर कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा मत है। ये बार बार कहा जाता है कि चुनाव आयोग दंतविहीन है, तो क्या इसके लिए आने वाले समय में कोई व्यवस्था होगी? मुझे लगता है चुनाव आयोग ने इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि वो दंतविहीन है। आखिर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने के बाद अगर वो सही है गलत है, कोर्ट तय करेगी। अगर कोई जाएगा तो कार्रवाई तो करनी चाहिए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, हालांकि पूरे 5 साल उन्होंने किस तरीके से ताल ठोकी, ये सबने देखा। अब क्या मजबूरी थी कि दोबारा से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो गया। और वही शिवसेना के उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एक चीज़ जान लीजिए, जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनके साथ एनडीए अब सत्ता के लालच में दोबारा से गठबंधन नहीं करेगी, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो नेहरू कांग्रेस हो या पीडीपी हो। देखिए, अभी तो कोई गठबंधन की बात ही नहीं आई है। अभी तो चुनाव के नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद उचित निर्णय करेंगे पार्टियां। क्या 2014 जैसी लहर है? निश्चित रूप से है। 2014 के बाद जो काम 5 साल में हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, जो 50 साल में नहीं हो वो काम 5 साल में किया है, और इसलिए पॉजिटिव लहर है। पिछले बार 2014 में यूपीए के खिलाफ लहर थी और हमारे प्रति होप थी। इस बार हमारे किए हुए काम से हमारे फेवर में, मोदी जी के फेवर में, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, एनडीए के फेवर में पॉजिटिव लहर है, ऐसा मुझे लगता है। फिर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये क्यों कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों का नुकसान होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सभी विपक्ष पार्टी इकट्ठा आई है उससे कड़ा मुकाबला होगा, पर हम पिछले बार जितने सीटें जीती थी उतना जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हमको अच्छी सफलता मिलेगी। फिर आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे? उत्तर प्रदेश में आप राजभर को नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने आपके खिलाफ सभी कैंडिडेट खड़े कर दिए, शिवसेना लगातार आपको धमकी देती रही, पीडीपी आपसे अलग हो गई, तमाम सारी ऐसी पार्टियां हैं जो आपसे नाराज राजभर हो जी गई। का तो मुझे पता नहीं, पर टीडीपी के तो हमने अलायंस तोड़ दी, और शिवसेना भी साथ में हम मिलकर लड़े, अभी कोई प्रॉब्लम और नहीं। पीडीपी वो भी चली गई। पीडीपी तो हमने तोड़ दिया ना अलायंस, हमने कहा हम नहीं करेंगे। अगर
नहीं तो क्या सत्ता के लिए जिन्हें आप पहले हमने एक आतंकवादियों की प्रयोग पार्टी करके कहते हैं, देखा था जम्मू कश्मीर में देश की सुरक्षा को देखकर, देश के हित में, पर वो सफल नहीं हुआ। बीजेपी विकास की बात करती थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास की बात करते हैं, आप भी विकास की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनावी सभाओं में विकास से ज़्यादा मुद्दा राष्ट्रवाद है, विकास से ज़्यादा मुद्दा भारत पाकिस्तान है, विकास से ज़्यादा मुद्दा अभिनंदन है। ये क्या है? देखिए, हर आदमी, हर नेता अलग अलग बातें कहता है। आखिर ये 24 घंटे 24/7 जो मीडिया में लोग काम करते हैं जी, वो अपने नए नए स्लोगन देकर उसको चलाते हैं, रात को चर्चा करवाते हैं और वही तय करते हैं कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। ये तो आपके ऊपर ही है। कभी सबसे पहला काम अगर कोई हो कि न्यूज़ जो है वो केवल 3 बार आए, सुबह, दोपहर और शाम। आपकी भी मजबूरी है, 24 घंटे न्यूज़ चलती है, आप इसलिए नए नए मुद्दे लड़ाते रहते एक दूसरे को, बातें कहते रहते हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हो। मुझे लगता है ये लोकतंत्र का तकाजा है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। एक सवाल बार बार जहन में उठ रहा है, चर्चा भी बार बार होती है कि पुरानी बीजेपी और अब की बीजेपी में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। पहले उम्मीदवारों के टिकट के बारे में जब चर्चा होती थी तो वो टिकट की चर्चा संसदीय बोर्ड या उस राज्य के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष को पता होती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये बता नहीं सकता कि टिकट किसे मिल रहा है। वो तमाम ऐसे सांसद बैठे हुए हैं जिनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन्हें पता ही नहीं है टिकट मिलेगा। ये कौन सी बीजेपी है? पार्लियामेंट्री बोर्ड में टिकट तय हुए हैं और बाद में जब पार्लियामेंट्री बोर्ड लेना मुश्किल हुआ क्योंकि हम लोग सब चुनाव में आ गए तो अध्यक्षों को अधिकार दिए और अध्यक्ष निर्णय करेंगे। नहीं, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि बिल्कुल अंतिम समय पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो। ये एक नई मुझे लगता है अध्यक्ष का उन राज्यों की इकाई और पदाधिकारियों के साथ चर्चा होकर ही निर्णय होता है। गडकरी जी, आपने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला है और हमने एक तस्वीर भी देखी है जिस तस्वीर में कभी आप कुर्सी पर बैठे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे से आपके कान में कुछ कह रहे हैं, वो आप तक भी आई होगी। और अब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष हैं। आपके अध्यक्ष कार्यकाल में और अब के अमित शाह के अध्यक्ष के कार्यकाल में क्या अंतर है? क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव, एक पद्धति होती है। अब देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज है, इसका श्रेय वर्तमान अध्यक्ष को है। और पार्टी अपने डेमोक्रेटिक सेटअप से कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इस हिसाब से चलती रहती है। ये पार्टी ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुई, आडवाणी जी की हुई, ना नितिन गडकरी की हुई, ना अमित शाह की होंगी। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसी लोकतांत्रिक कैरेक्टर को लेकर आगे चलती रहेगी। लेकिन लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जब नितिन जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो नितिन जी ने एक नेता के तौर पर, एक नेतृत्व के तौर पर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को चलाने की कोशिश की, लेकिन अमित जी सीईओ के तौर पर पार्टी को चला रहे हैं। देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होगा, पर मेरे हिसाब से वो ठीक प्रकार से पार्टी चला रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और काफ़ी सफलता भी मिली है और इस बार भी पार्टी को उनके नेतृत्व में अच्छी सफलता मिलेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? इस दंगल में कितनी सीटें बीजेपी के पास होंगी? 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार मिले थे उससे ज़्यादा सीटें मिलेगी, हमको बहुमत मिलेगा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या किसी भी सहयोगी की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या नए साथी तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मुझे लगता आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी के बारे में एक शब्द बार बार सुनाई देता है जिसका मजाक भी उड़ता है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वो हैं या उनमें कुछ बदलाव आया है? देखिए, हर आदमी को लोकतंत्र में अपना नेतृत्व कैसा रखना, क्या रखना, उसका अधिकार है और जनता की अदालत में जनता ये निर्णय करती है कौन सही है और कौन गलत है। तो सब निर्णय जनता के ऊपर छोड़ देने चाहिए। अगर वो सही नेतृत्व है तो जनता समर्थन करेगी, अगर सही नहीं है तो उनको नकार देगी। प्रियंका गांधी बनारस में कोई चुनौती दे पाएंगी, कुछ हलचल पैदा कर पाएंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में? उसको लड़ ले जिसको लड़ना है लड़ ले। कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नितिन जी, आपने कहा था कि गंगा को 2020 तक अविरल कर देंगे, आपने कई भाषणों में जिक्र किया है, लेकिन संकल्प पत्र में 2022 कर दिया गया। नहीं, गंगा तो अविरल अभी हो गई जी, और गंगा में 30% काम पूरा हुआ है और अगले मार्च एंड तक 100% काम पूरा करने का प्रयास है। अगले मार्च के बाद गंगा अविरल भी होगी, निर्मल भी होगी, ये मेरा वचन है।
लोकसभा परिणाम के बाद हम नितिन जी को कहाँ देखें? संगठन में देखें, सत्ता में देखें या कहाँ देखें? देखिए, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है, मंत्री पद टेम्पररी होता है, पर कार्यकर्ता जो होता है वो परमानेंट होता है। मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और अंत्योदय, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजकारण प्रभावी उपकरण है। मैं काम करते रहूँगा कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी में या सरकार में कौन सी जिम्मेदारी देना है, अगर सरकार में है तो प्रधानमंत्री तय करेंगे और पार्टी में है तो अध्यक्ष तय करेंगे। जो देंगे वो जिम्मेदारी। नहीं, क्योंकि आपने बहुत काम किए। आपके सड़कों की चर्चा, आपके पुलों की चर्चा हर जगह होती है, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूर्व हो। पार्लियामेंट में भी भले ही सरकार की आलोचना करें, लेकिन विपक्षी सदस्य मेजर थपथपार के आपके भाषण का स्वागत करते हैं। एक बार महाराष्ट्र के लोग, कार्यकर्ता चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद आपको मिले, तो महाराष्ट्र का भी भाग्योदय हो जाए। महाराष्ट्र मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री प्रेम है महाराष्ट्र। मैं अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता है। अब छोड़ मैं दिया? बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति में हूँ और मुझे महाराष्ट्र में आने की नहीं इच्छा है, ना ऐसा कोई प्रस्ताव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने हमसे बात की, समय न्यूज़ नेटवर्क से आपने बात की। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी, जिनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, लेकिन नागपुर का परिणाम क्या होगा इंतज़ार करेंगे। और जैसा कि नितिन जी ने कहा कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए फिर से सत्ता में काबिज होगी। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर उनसे दोबारा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगली भूमिका में वो क्या कुछ करेंगे इस देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।